मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने डेयरी फार्मिंग की प्रोफाइल पे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल किया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों कनाडा का ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमें सिर्फ 2 दिनों के अंदर कनाडा के 7 वीज़ा हासिल हुए, जिसमें से 3 जो फ्रेश केस में हैं और जो 4 है ये मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स के बाद हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है जहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे क्लाइंट हैं सचिन जी के बारे में। जो ये सचिन जी हैं ये यूपी से बिलोंग करते हैं और इनका जो पीपीआर आया है ये 26 अप्रैल को आया है। ये काफ़ी रिसेंट वीज़ा है। अभी इनकी जो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट है वो है, और कुछ दिनों में जो इनका वीज़ा है वो स्टैंप होके भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन जिन लोगों की डेयरी फार्मिंग है, जो डायरी का काम करते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे कि जो सचिन पुंडीर हैं इनकी एज क्या है, प्रोफाइल कैसी है, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको आईटीआर के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फंड्स के बारे में बात करेंगे, ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना कनाडा का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये वीज़ा आया है ये काफ़ी मिनिमम बैलेंस पे आया है। इनकी जो आईटीआर है वो भी काफ़ी मिनिमम थी और जो बैलेंस था वो भी काफ़ी मिनिमम था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। जो हमारे एप्लीकेंट हैं इनका जो बर्थ है 1993 में हुआ था। अराउंड 30-31 साल इनकी एज है। इनके पास किसी भी कंट्री की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैरिड हैं और 2 इनके जो बच्चे हैं। उसके बाद जो इनकी वाइफ हैं वो होम मेकर हैं और इन्होंने जो वीज़ा अप्लाई किया था ये सिंगल अप्लाई किया था। और सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली जो इनका वीज़ा है B1 B2 वीज़ा जो यूएसए से ये रिफ्यूज़ हुआ था। और जब इनकी प्रोफाइल हमारे पास आई थी, जैसे आप इस वीडियो में भी इनकी प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, तो इनका जो वीज़ा आने के चांसेस थे वो काफ़ी कम थे। बट इन्होंने रिस्क लिया और जो फाइनली इनको जो इनका पीपीआर मिला और इनका जो सपना था कनाडा जाने का वो यहाँ पे साकार हुआ। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिज़नेस डिटेल की। तो दोस्तों, यहाँ पर बिज़नेस को लेके काफ़ी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वरी करती है। जैसा कि अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, जैसा इस केस में कोई भी करंट अकाउंट नहीं था, तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े आ रहे हैं बिना करंट अकाउंट के भी। आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि इस केस में डिस्कस करें तो इनके पास सिर्फ एमएसएमई के एक रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट है वही इनके पास था। 2021 में इन्होंने एमएसएमई अपना रजिस्टर्ड करवाया था। उसके बाद में दोस्तों अगर आईटीआर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मिनिमम आईटीआर हैं। अगर 2022-23 की बात करें तो 4,10,000 समथिंग इनकी आईटीआर थी। अगर 2023-24 की बात करें तो 4,70,000 कुछ इनकी जो आईटीआर थी। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस या किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन इस प्रोफाइल में शो नहीं किया गया था, क्योंकि इनके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। ना इनके पास कोई एग्रीकल्चर, कोई इनकी इनकम थी जो हमने यहाँ पे दिखाई। जो ये वीज़ा आया है ये 100% इनकी डेयरी फार्मिंग पे ही आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेके काफ़ी तरह की बातें होती हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको पैसे, मोटे पैसे के बदले आपको वीज़ा दिलाते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपसे पासपोर्ट लिया जाता है। तो इस वीडियो में भी और बाकी की वीडियो में भी मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट भी हैं तब भी दोस्तों आप एक नंबर में बिल्कुल सही तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इनके पासपोर्ट था हमारे पास, जिनमें फ्रंट और लास्ट पेज की कॉपी थी। उसके बाद दोस्तों नेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें इनका आधार कार्ड, इनका पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया था। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट थी और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट था। जो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट थी वो भी अनमेंटेन थी। यहाँ पे कोई भी ऐसी मेंटेन्ड जो
जो स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि ये काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। सीए रिपोर्ट थी यहाँ पे और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट इन्होंने क्रिएट करके दी थी। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले कहा कि बिज़नेस के ऊपर ही इनका वीज़ा आया है, तो बिज़नेस के जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं और जो डिक्लेरेशंस जो हमारी तरफ से तैयार की गई थी वो हमने साथ में सबमिट की थी। मैरिज सर्टिफिकेट हमने साथ में लगाया था और 2 साल की ITR हमने यहाँ पे सबमिट की थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स की। तो दोस्तों फ़ंड्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी वीज़ा को दिलाने में, और ज़्यादातर ये सुना जाता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, अगर आपके पास आपके बैंक में लाखों रुपया पड़ा होगा, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वीज़ा ने या जो बाकी के वीज़ा हैं ये प्रूफ नहीं करते, क्योंकि जो हमारा ये वीज़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ 5,50,000 रुपये, यानी कि सिर्फ 5.5 लाख रुपये थे इस अकाउंट में तब इनका वीज़ा आया है। अगर कैश इन हैंड की बात करें सीए रिपोर्ट के अनुसार तो 2,85,000 था। दोस्तों सीए रिपोर्ट में कैश इन हैंड को सिर्फ आप कवर लेटर में लिख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में भी ऐड कर सकते हैं, बट जब वीज़ा ऑफिसर इसे वेरीफाई करता है तो दोस्तों वो सिर्फ लिक्विड फंड को ही जो है वेरीफाई करेगा और उसके बिहाफ पे ही वीज़ा देगा। तो दोस्तों इस फ़ंड की कोई भी वीज़ा ऑफिसर की नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आप इस फ़ंड का प्रूफ यहाँ पे नहीं दे पाते। तो जो भी आपके पास लिक्विड फंड है, बैंक में है, बैंक का सर्टिफिकेट है, बैंक की स्टेटमेंट है, वही वीज़ा ऑफिसर कंसीडर करेगा और उसके बिहाफ पे वीज़ा देगा। तो इनके पास किसी भी तरह की कोई एफडी नहीं थी, कोई भी इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ना तो इनके पास शेयर मार्केट में कोई पैसा था और ना ही इनकी किसी भी तरह की कोई पॉलिसी थी। अगर दोस्तों बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए में इनका जो वीज़ा है वो आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रैवल आइटनरी की और कवर लेटर डिटेल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने जो इनका वीज़ा है होटल बुकिंग्स पे लिया है, और इस केस में आइटनरी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल देती है। अगर दोस्तों आपकी आइटनरी अच्छी है, आपकी डिटेलिंग अच्छी है, आपने जो होटल बुक करवाए हैं वो अच्छे हैं, उनकी डिटेल जो है, आपने टिकट अच्छी लगाई है, तो दोस्तों वीज़ा ऑफिसर भी वहाँ पे इम्प्रेस होता है। तो अगर डिटेल की बात की जाए तो हमने 15 दिन की इनकी ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे दिखाई थी और डे वाइज हमने यहाँ पे आइटनरी दिखाई थी और हर एक डिटेल के बारे में हमने यहाँ पे बताया था। जैसा कि ये कब कनाडा में जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, उससे अगले दिन का क्या शेड्यूल होगा, कब ये वापस आएंगे, कितना हमने यहाँ पे जो ये किस दिन रेस्ट करेंगे, ये हर चीज़ हमने एक ट्रैवल आइटनरी डॉक्यूमेंट में बना के दी थी। उसके बाद दोस्तों हमने होटल बुकिंग्स जो कंफर्म टिकट लगाई थी और साथ में जो टिकट्स हैं, जो फ़्लाइट की टिकट हैं, वो हमने सेमी रिज़र्व जो टिकट्स होती हैं, सेमी कंफर्म टिकट होती हैं, वो हमने यहाँ पे साथ में सबमिट की थी। दोस्तों उसके बाद हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपका जो कवर लेटर है वो आपको वीज़ा दिला सकता है। हमारे काफ़ी जो लोग हैं वीडियो देख के अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड करते हैं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं कवर लेटर जो है ये प्रोफाइल बेस होता है। दोस्तों अगर मेरी प्रोफाइल आप सबकी प्रोफाइल से अलग होगी, आपकी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल से अलग होगी, है ना, तो मैं आपके बारे में जो भी जानूँगा वही मैं कवर लेटर में लिखूँगा। बेसिकली मतलब भी इस डॉक्यूमेंट का यही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कवर लेटर में आपकी प्रोफाइल के बारे में बात नहीं की जाती, आपकी ट्रैवल आइटनरी के बारे में बात की जाएगी, कनाडा के बारे में बात की जाएगी, या कोई ऐसा इवेंट है जैसे अभी कनाडा डे है, तो कनाडा डे पे काफ़ी फाइलें जो हैं सबमिट होती हैं, तो वहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर में बात की जाएगी और पूरे का पूरा कवर लेटर उसके ऊपर होगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए कि ये जो लेटर है, कवर लेटर है, आपकी प्रोफाइल के बेस पे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन हो, आप क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, क्या फैमिली मेम्बर है, क्यों वापस आओगे, बिजनेस कैसा है, ये इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आपका जो पर्पस है वो 1-2 पैरा में, जो पर्पस ऑफ विजिट है वो सिर्फ 1-2 पैराग्राफ में ख़त्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। तो हमने डिटेल्ड कवर लेटर बनाया और उसे साथ में यहाँ पे सबमिट किया। दोस्तों आप जब भी अपना कवर लेटर बनाते हैं या जो कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा कोशिश करें एक कस्टम कवर लेटर बनाएं, कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप कस्टम बनाएंगे और अगर आप मान लीजिए कि वीज़ा ऑफिसर हैं, उनके पास डेली की 100 फाइलें जाती हैं, 100 फाइलों में से आपने जो फ़ाइल है उसमें काफ़ी अच्छा कवर लेटर बनाया है और बाकी की जो 90 फाइल हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे डेटा है वो पेस्ट किया है, तो वीज़ा ऑफिसर को ईजिली पता लग जाता है कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है मेहनत करके बनाया गया है और कौन सा कॉपी पेस्ट किया गया है।
जब आप एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को उस प्रोफाइल को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वहीं पे वो अपना जो मन है पॉजिटिव बना लेता है और आपको वीज़ा दे देता है। तो कोशिश करें जो कवर लेटर है उसे डिटेल्ड में लिखें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टिप्स की। टिप्स में दोस्तों हर वीडियो में मैं आपको टिप्स देता हूँ, वो सेम एज, सेम प्रोफाइल, सेम बिजनेस के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है कि जो इन दिनों ट्रेंड चल रहा है कनाडा का, ये काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी वीज़ा जो है कनाडा दे रहा है और ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है। आराम से अगर बात करें तो 2-3 महीने का गैप था, 2-3 महीने में काफ़ी कम वीज़ा है, रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा था, बट इन दिनों जो वीज़ा का ट्रेंड है, वीज़ा रेट है, काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, अगर दोस्तों उसमें फ़ंड्स की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास 5 लाख भी है, 6 लाख भी है, तब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल की ITR है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, आपके पास फैमिली की डिटेल है, आपके पास पासपोर्ट है, तो दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एक प्रोसेस है, थोड़ा सा इसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप उस प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आप इस प्रोसेस में अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास काफ़ी ऐसा कॉल आते हैं जहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि हम आपसे काम करवाएंगे, हम आपकी जो हमारी फ़ाइल है हम आपको देंगे कि आप उसके ऊपर काम करें, बट हमें रिफ्यूज़ल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा चाहिए। दोस्तों ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। देखो रिफ्यूज़ल एक प्रोसेस है, अगर वीज़ा लगेंगे वहाँ पे वीज़ा भी आएंगे, रिफ्यूज़ल भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी रिफ्यूज़ल नहीं आती, हमारी रिफ्यूज़ल आती हैं, बट हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चेंज होके उन्हें वीज़ा मिल जाता है। अगर ओवरऑल सक्सेस रेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट होता है, बट रिफ्यूज़ल एक पार्ट है। आपको ये सोच समझ के आपको फ़ाइल जो है किसी भी कंसल्टेंट को दें, अगर हमारे थ्रू आप प्रोसेस करवाते हैं तो आपके माइंड में ये सोच के आपको काम देना होगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि किसी की रिफ्यूज़ल हो, कोई भी कंसल्टेंट नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं सिर्फ 1% भी चांस होता है कि आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो रिफ्यूज़ल को इस तरह ना लेंगे कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई तो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमारे पास काफ़ी वीज़े ऐसे पड़े हैं जिनकी 10-10 रिफ्यूज़ल के बाद, 8-8 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। अगर आप प्रोफाइल को अच्छी तरह क्रिएट कर लेते हैं और जो पुरानी रिफ्यूज़ल है उसका आंसर दे देते हैं दोस्तों, आपका वीज़ा यहाँ पे 100% आ सकता है। हमेशा दोस्तों अपनी प्रोफाइल के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। कभी भी ऐसा ना करें कि आपकी प्रोफाइल और कुछ बोल रही है, आपके डॉक्यूमेंट और कुछ बोल रहे हैं, बट आप अपने आप को कुछ अलग ही प्रोफेशन में बता रहे हैं। क्योंकि जो भी आप डिटेल दोगे उसी के ऊपर आपका कंसल्टेंट काम करेगा, उसी के ऊपर आपकी फाइलिंग करेगा। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ा कर बताएं। हमेशा अच्छी तरह के जो वेल स्कैन डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोवाइड करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल से फ़ोटो खींच के जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी ITR होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो सबमिट कर देते हैं। तो अगर दोस्तों आप उन डॉक्यूमेंट को भेज रहे हो जो विजिबल नहीं है, ब्लरी हैं, तो दोस्तों वीज़ा ऑफिसर भी आपको कैसे वीज़ा देगा। तो आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी तरह के खर्चे होते हैं, तो आप थोड़ा खर्चा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी करें और स्कैन डॉक्यूमेंट ही हमेशा अपने कंसल्टेंट को भेजें। दोस्तों कनाडा के लिए किसी भी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। हमारे जो 90% वीज़ा हैं फ्रेश पासपोर्ट पे आते हैं, यानी कि उसके ऊपर या उन एप्लीकेंट पे किसी भी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा दिया जाता है। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अगर आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं और आप उनके लॉ को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं और आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाती है, दोस्तों वहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है दोस्तों, ये प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि ना तो जो वीज़ा है आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे दिया जाएगा और ना इस बेस पे दिया जाएगा कि आप कहीं बाहर नहीं गई तो आप क्यों कनाडा में जाना चाहते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंट इस तरह के पैकेज को सेल करते हैं जहाँ पे वो फ़ाइल लगने से पहले आपको दुबई भेजेंगे, मलेशिया भेजेंगे, सिंगापुर भेजेंगे और उस चक्कर में आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। तो कनाडा के लिए ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बिना आप फ़ाइल नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आप फ़ाइल लगा सकते हैं।
तो दोस्तों लास्ट में मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी कनाडा में ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपके पास वैलिड विजिटर वीज़ा भी है तब भी आपको वापस आपकी होम कंट्री भेज दिया जाता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि आप हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही फाइल को सबमिट करें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। इस वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक पहलू के ऊपर बात की है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इसके ऊपर बताए हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने वीज़ा लिया है। तो इनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे या आपके पास नहीं होगा। जब आप इन डॉक्यूमेंट को ले सकते हो, बना सकते हो, जो है सीए रिपोर्ट बना सकते हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बना सकते हो, तो दोस्तों आप एक नंबर में बिल्कुल लीगल तरीके से अपनी फ़ाइल को भी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो कोई भी आपको क्वेश्चन करे आप उसका जवाब दे सकते हो। ज़्यादातर जो केस हैं दिल्ली से जो डिपोर्ट होते हैं या कनाडा से जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है, तो वो इसी चक्कर में होते हैं क्योंकि जो उनका वीज़ा आया होता है वो फेक प्रोफाइल पे आया होता है। तो दोस्तों कभी भी इस तरह का कोई भी स्टेप ना लें, क्योंकि पैसे जो कमाए जाते हैं काफ़ी मुश्किल कमाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।